गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे समझने के लिए हम सिंपल एक कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन इसके अपोजिट मानते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है हमारी करंट के फ्लो की डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसका एरिया हमने मान लिया ए है, ये कंडक्टर है, इसका एरिया ये ए है और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, और इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है, स्मॉल एन, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कंडक्टर में करंट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पर वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वी डी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लिए। अब देखिए ये हमारा I इक्वल टू एन ई एम वी डी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है। आई एल वेक्टर क्या होगा, एन ई ए वी डी, यानी कि हमने यहां पर एल वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है, तो हमें यहां पर भी एल वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल क्या है, लाइन एलिमेंट है। ठीक है, अब ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन हो गई आई एल वेक्टर। ठीक है, अब करंट के फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो हमने यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दिया। ठीक है, आई एल वेक्टर इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी इंटू एल वेक्टर। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए, अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। फोर्स क्या होता है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा फोर्स होता है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फोर्स लगेगा। B वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और B वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, माइनस E V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स हो गया। अब हमें देखने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इस वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम जितना है कंडक्टर का, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब हमने मान लिया कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कैपिटल एन कितना होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसमें अगर हम टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कैपिटल एन पता चल जाएगा। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, टोटल वॉल्यूम कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम का मल्टीप्लाई ए इंटू एल, ए एरिया, लेंथ आपकी लेंथ है। ठीक है, तो ए इंटू एल हो गया टोटल वॉल्यूम, यानी कि कैपिटल एन हो गया एन ए एल। ठीक है, तो एन ए एल हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारा फोर्स कितना लगेगा टोटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, टोटल इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर दें। एन ए एल, ई ऑलरेडी प्रेजेंट है, ई हमने यहां लिख दिया, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लिख दिया। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखिए ये हमने लिखा हुआ है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एन ए एल ई बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस फॉर्म में हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब हमें कंपेयर करना है। ठीक है, एन ए एल ई बी, एन ए एल ई वी, जो यहां लिखा एन ए एल ई वी, एन ए एल ई वी, वही चीज ऊपर लिखे। ठीक है, तो यानी हम I इंटू एल यहां से उठा के यहां पुट कर सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, पुट कर सकते हैं। तो हम F वेक्टर लिखेंगे माइनस I इंटू एल वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ऐसे हम इसे लिख देंगे, यानी कि जो आपका फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू I L क्रॉस B वेक्टर, यानी कि इसको हम अगर थीटा के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो आई एल बी साइन थीटा आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ सकते हैं, यानी कि अब अगर आपका थीटा, यानी कि आपका कंडक्टर जो थीटा एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है, थीटा एंगल जो आपका है
वो लाइन एलिमेंट यानी कि करंट जिस लाइन में फ्लो कर रहा है उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। ये है हमारा थीटा। यानी कि अगर आपका थीटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा हमारा 0 होगा। या मैग्नेटिक फील्ड और लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। उन दोनों केसेस में क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आई थिंक ये सबको पता होगा। उस दोनों केसेस में साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या बन सकता है, अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो यानी कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम लगता है, ठीक है। उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, एफ मैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, एफ मैक्स होगा, तो वो कितना होगा, ILB, ये होगा हमारा एफ मैक्सिमम, ठीक है। और ये कब होगा, जब L परपेंडिकुलर होगा B के, तब हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब हम बात करेंगे, दो वायर रखे हैं उनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जैसा कि इसमें कह रहा है कि हमारे दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली जिनका कोई अंत नहीं है, बहुत लंबे करंट कैरिंग वायर है, वो रखे हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, ठीक है। अब इनमें हमने माना करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये वायर नंबर 1 मान लिया, ये वायर नंबर 2 मान लिया, ठीक है। वायर नंबर 1 में जो करंट जा रहा है वो I1 मान लिया, वायर नंबर 2 में जो करंट जा रहा है वो हमने I2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो I1 जो वायर है इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और I2 वायर है इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। I1 करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो I2 के आसपास कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। I1 करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमें करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखना है और फिर उंगलियों को रोटेट करना है। उंगलियों की रोटेटिंग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। यानी यहाँ पर I2 के डायरेक्शन देखें तो उंगलियां डाउनवर्ड जा रही ना, तो यानी I2 की डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम मान रहे हैं B1, क्योंकि वो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से आ रही है, ठीक है। वैसे ही I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, I2 करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसको हम मानेंगे B2, और वो I1 पर किस डायरेक्शन में आएगी वो हम देखते हैं, ठीक है। I2 को हमने I2 के डायरेक्शन में थंब रख दिया, ठीक है। और जो हमारी उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी, यानी कि I1 पर उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही आउटवर्ड, जिसे हमने B2 नाम दे दिया है, ठीक है। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको हम मान ले रहे हैं R या L, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन अभी हमने बताया था, F वेक्टर इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, ठीक है। ये अभी हमने फोर्स का फार्मूला जस्ट अभी डिस्कस किया था। अब इससे भी हम फोर्स की डायरेक्शन पता करेंगे, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। IL वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियां रखो, ठीक है। IL वेक्टर I की डायरेक्शन में उंगलियां रख दी और B के डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हैं। B यहाँ पर वायर में आउटवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, B के डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो थंब आपका फोर्स की डायरेक्शन देगा, यानी कि इस पर फोर्स F1 जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर फोर्स देखते हैं वो किस डायरेक्शन में लगेगा, B1 I2 की डायरेक्शन में उंगलियां रखी और B1 की डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड की, तो जो फोर्स अपना आएगा थंब फोर्स की डायरेक्शन देगा, तो यानी कि फोर्स हमारा कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिसे हमने F2 नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें यही फोर्स पता करना है, ये कितना फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एग्जैक्टली वो हमें पता है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जैसे हम I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसे हमने B1 माना है ना, तो B1 कितना आएगा,
वो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, यानी कि जो जिस डिस्टेंस पर हमें देखना है वो अपॉन आर होता है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। अब यहाँ पर B1 है तो I1 P होगा, क्योंकि I1 की वजह से B1 आया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें फोर्स देखना है, फोर्स हमें सेकेंड वायर पर अगर हमें कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन F2 यानी सेकेंड वायर पर फोर्स कितना लगेगा, B1 की वजह से, B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंड वायर पर फोर्स कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, F का फॉर्मूला ये है, ठीक है, इस फॉर्मूले की हमें मदद लेनी है। F है I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, ये है हमारा F। I L वेक्टर, यहाँ पर I कौन सा लेंगे, जो I2, यानी कि हमें फोर्स तो I2 पर पता करना है ना, I2 पर फोर्स पता करना है तो हम यहाँ पर I2 ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने लिख दिया I2 L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए अगर F2 एक्चुअली ही है क्या, I2 और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है हमारी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर। अगर करंट ऐसा जा रहा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, यहाँ पर इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है आउटवर्ड जा रहा है, तो है तो परपेंडिकुलर, तो यानी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम डायरेक्ट IL भी लिख सकते थे, ठीक है। अब चलिए हमने ऊपर नहीं लिखा तो यही लिख देते हैं, I2L न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, ये हमारा फोर्स है सेकेंड कंडक्टर पर। वैसे ही फोर्स हमारा फर्स्ट कंडक्टर पर भी हम निकाल लेंगे, फोर्स हम फर्स्ट कंडक्टर पर निकालेंगे तो जहां I1 है I2 है वहां I1, और जहां I2 है वहां I1, जहां I1 है वहां I2 रख देंगे, ठीक है। ऐसे हम फोर्स निकाल लेंगे, I1L न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो F2 इक्वल टू F1 है, और हमें करना क्या है, लेंथ को अगर हम 1 यूनिट लेंथ माने, इस कंडक्टर की लेंथ को अगर हम 1 यूनिट लेंथ माने, फॉर यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ है तो उस केस में F2 इक्वल टू F1 न्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I1 I2 2I1 I2 अपॉन R, ये हो गया हमारे फोर्स की वैल्यू, यानी कि जो फोर्स लग रहा है एक कंडक्टर पर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो फोर्स कितना लग रहा है, F1 F2 न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, ये मैग्नीट्यूड का हमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सामने, वो क्या चीज है वो समझिए, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आती है। जो ये डिस्टेंस है ये R है ना, अब यहां से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालेंगे। 1 एम्पियर की जो ये डेफिनेशन निकाल रहे हैं ना, ये कोई मामूली डेफिनेशन नहीं है, ये SI यूनिट में जो डेफिनेशन यूज होती है वो डेफिनेशन है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए जिस डेफिनेशन की मदद लेता है वो है ये डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 एम्पियर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए, जैसे F है हमारा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हम वैल्यू रख दिए डायरेक्ट 10 की पावर -7 वैल्यू रख दी, ठीक है, इंटू 2 लिखा है 2 लिख दिया, और करंट को हम 1 एम्पियर लिख दिए और I2 को भी 1 एम्पियर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिए, अपॉन R की वैल्यू को हम 1 यूनिट डिस्टेंस मान लिए, ठीक है। अब यहां से चीज जो देखिए क्या निकल के आएगी, F इक्वल टू आपका आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमने यहाँ लेंथ को 1 यूनिट मान लिया था ना, उसकी डायमेंशन यहाँ पर रहेगी, ठीक है, यानी कि न्यूटन पर मीटर यहाँ पर निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आएगी, वो समझिए, जो 1 एम्पियर होता है वो उतना करंट होता है जो अगर दोनों वायर में फ्लो करे तो उनके बीच में फोर्स 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगना चाहिए, और वो दोनों वायर 1 यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड होनी चाहिए, यानी कि
अगर दोनों वायर के बीच में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है और वो दोनों वायर 1 यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उन दोनों वायर में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, दोबारा समझिए। दो वायर 1 यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और उनके बीच में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है, तो उस केस में जो करंट फ्लो करेगा दोनों वायर से वो होगा हमारा 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई करंट कैरिंग लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप है, तो हम पहले एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया लूप बनके हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब ये करंट कैरिंग लूप है तो इसमें करंट भी फ्लो करानी हमारा फर्ज है। करंट हमने फ्लो करा दिया इसमें। ठीक है, ये करंट हमने फ्लो करा दिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाना भी हमारा काम है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने इस डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी वेक्टर, ये भी है बी वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब देखिए इसका नाम भी रख देते हैं, जैसे ABCD, ये करंट कैरिंग लूप है। अब देखिए यहां पर क्या हमें देखना है, एंगल भी बनाना है। ठीक है, जो आपका करंट कैरिंग लूप है उसके परपेंडिकुलर और जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है उनके बीच का एंगल है थीटा। जो करंट कैरिंग लूप है उसका परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब हम फोर्स की बात करेंगे हर एक ब्रांच के ऊपर, इंडिविजुअल ब्रांच के ऊपर फोर्स की बात करेंगे। अब फोर्स ऑन AB की बात करते हैं। फोर्स ऑन, पहले BC की बात कर लेते हैं। BC वाली ब्रांच में BC के ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो BC के ऊपर जो फोर्स लगेगा IL लेंथ थी, यानी कि यहाँ पर लेंथ है हमारी BC क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल कितना है, IBC वेक्टर, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा है तो BC के ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, B इंटू थीटा। अब थीटा यहाँ पर कौन सा आएगा, साइन को ओपन करेंगे ना, साइन और जो थीटा होता है ना वो BC और B के बीच का एंगल है, BC और B के बीच का एंगल। यानी कि यहाँ पर जो हम थीटा लेंगे, यानी कि जो एंगल कंसीडर करेंगे वो BC और B के बीच का एंगल कंसीडर करेंगे, BC और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, ये एंगल कंसीडर करेंगे, यानी ये एंगल कितना हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया ना। तो यानी ये एंगल हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। अब इसमें एक सुविधा अनुसार एक चीज और हम कर लेते हैं, इस लेंथ को हम L मान लिए, इसको हम मान ले रहे हैं B, ये भी लेंथ है L, इसको भी B मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट BC ना लिख के B लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू रख दिए B और B और साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब फोर्स ऑन ऊपर वाली ब्रांच AD के ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो हम देखते हैं। अब वो कितना लगेगा, IAD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और AD वेक्टर कितना है, AD वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमें देखना है, AD और B के बीच का एंगल, ये एंगल है टोटल AD और B के बीच का एंगल, ये एंगल जो बन रहा है। ठीक है, ये कितना 90 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि यहां पर कितना होगा IBB साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा तो आप जानते ही होंगे IBB कॉस थीटा। अब हमें इनके डायरेक्शन भी देखनी है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ कहाँ होगी। अब BC और जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था ना, F इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा फोर्स था। ठीक है, इसी से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। L यानी कि लेंथ, करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन, ये अगर हम थोड़ा इनवर्ट मान के चलें, अब इस डायरेक्शन में वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में उंगलियां रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोल्ड करो, तो आपका जो थंब आएगा वो फोर्स देगा। ठीक है,
अगर ये ऐसा रखा है लूप, ऐसा ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ रखा है, तो इस डायरेक्शन में उंगलियां रखी करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फोल्ड की, तो फोर्स आपका थंब देगा, ठीक है, यानी कि फोर्स यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड आ रहा है, इसे हमने मान लिया F1 फोर्स है। और इस केस में देखते हैं, यूं रखी उंगलियां और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोल्ड की, तो फोर्स अपवर्ड आ गया, यानी कि ये F2 ऊपर के साइड में, ठीक है। अब F3 की बात करें, इस ब्रांच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम F3 माने ले रहे हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आई के डायरेक्शन में उंगलियां रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, ठीक है, यानी कि थंब हमारा कुछ ना कुछ आउटवर्ड आ गया, तो ये हमारा F3 हो गया, ठीक है। अब वहीं हम इस पर देखें, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोल्ड किए, थंब डाउनवर्ड, तो ये हमारा हो गया F4। डायरेक्शन सबकी हमने लिख दी, डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन दोनों के F1 इक्वल टू F2 है, यहाँ मैग्नीट्यूड देखो IBB cos थीटा, IBB cos थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है, F1 इक्वल टू F2 है, F1 इक्वल टू F2 है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये वैसा ही हाल हो गया जैसे आपके दोनों हाथ कोई इधर उधर से खींचे, सेम फोर्स है, तो आप क्या मूवमेंट करेंगे, नहीं मूवमेंट करेंगे, क्योंकि सेम फोर्स से खींच रहा है। वैसे ही ये लूप है, ऊपर नीचे से कोई सेम फोर्स से खींच रहा है, तो ये लूप में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी F1 और F2 की वजह से नो मोशन, कोई मोशन होने वाला नहीं है, कोई टॉर्क लगने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं AB वाली ब्रांच पर, जहां पर हमारा F3 आएगा और F4 आएगा, ठीक है। उस केस में देखिए F3 अगर हम डायरेक्ट लिख लें, F3 क्या होगा, I, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम साइन थीटा के कंपोनेंट को 1 मान लेंगे, साइन 90 यहाँ पर लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो ठीक है, साइन 91, तो IBB मैग्नेटिक फील्ड L हो जाएगा ना, यहाँ लेंथ है L, ठीक है, साइन 90 लिख लो, आपको समझ जाओगे एक बार को, तो यहाँ ILB हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वैसे ही F4 हो गया हमारा, वो भी ILB हो जाएगा, ठीक है। ऐसे F3 और F4 हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम टॉर्क की अगर बात करें, टॉर्क को समझने के लिए हम थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल डायग्राम करेंगे, ज्यादा नहीं। तो इसमें हम थोड़ा सा सिंपल क्या कर सकते हैं कि हम पूरे लूप को ना लेके, ऊपर नीचे के कंपोनेंट तो हमारे कैंसिल हो ही गए, उन्हें कंपोनेंट को हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एडी वाली ब्रांच को अगर ले लें, एडी ब्रांच को हम ले लें, उसी से हम समझ जाएंगे कि आपका टॉर्क कैसा लगेगा, ठीक है। एडी ऊपर जो ब्रांच है ना, उसी को हम जस्ट कॉपी कर रहे हैं, एडी वाली ब्रांच को, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में माने ले रहे हैं, लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, बी वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर का, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा। ये एंगल हमने बताया था, ये है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इस एंगल को अल्फा मान लें अगर हम, जो एडी और इसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, वो हम अल्फा माने ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या, जो एडी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, उसे हमने थीटा मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको हमने मान लिया के माने ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी आपका थीटा होगा। क्यों होगा ये एंगल थीटा, क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट एंगल है, ये थीटा हो गया, ये 90 है, तो ये अब ये 90 डिग्री होगा पूरा, ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये थीटा एंगल बन जाएगा, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री आप समझ सकते हो। तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया। तो इस वाली ब्रांच को क्या नाम देंगे, ये हमारा बी, ये पूरी लेंथ है, एडी की लेंथ है बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब देखिए यहीं से हमारा टॉर्क निकल के आ जाएगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ILB
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपकी b साइन थीटा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिल रही, L क्रॉस B का टर्म आ रहा है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर L और B को डायरेक्ट एरिया लिख देंगे, I इंटू ए बी और साइन थीटा, I इंटू ए, ये तो निपट गया, आई ए बी साइन थीटा, ये बचा। ठीक है, ये हमारा टर्म आ रहा, इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें अगर, तो आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि हम साइन थीटा के कंपोनेंट को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आई ए वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका टॉर्क लग रहा है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप है आपका, आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है टॉर्क, टॉर्क है हमारा वेक्टर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जो I इंटू ए होता है इसको बोलते हैं हम m वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये लिख लेना आप थोड़ा सा, मूवमेंट। ठीक है, ऐसे है, तो इसको हम डायरेक्ट m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो आपका टॉर्क आ गया, यहां लिख के दे रहा हूं, टॉर्क जो आपका आ गया वो m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से भी रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, और जो टॉर्क आ रहा है वो हमारा आई ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉर्क, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा अगर आप और समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जो आपका थीटा है अगर हम उसको अल्फा के टर्म में कन्वर्ट करें तो थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, तो पूरा एंगल 90 माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा है ना। अगर हम 90 डिग्री ये पूरे एंगल में से थीटा एंगल घटा दिए, अल्फा एंगल घटा दिया, तो थीटा बचेगा ना। तो यहां पर देखिए अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, आई ए बी साइन 90 माइनस अल्फा लिख दें तो अभी थीटा ही आएगा। ठीक है, तो यानी साइन 90 माइनस अल्फा होता है आई ए बी कॉस अल्फा। अगर हम इसे अल्फा के टर्म में लिखें तो आपका टॉर्क आ जाएगा आई ए बी कॉस अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क आपका आई ए बी कॉस अल्फा भी आ रहा है। ठीक है, ये टॉर्क है आपका, टॉर्क से रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो हमने डिस्कस किए। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया था ना, अगर आप सर्कुलर लूप लेंगे या किसी भी शेप का लूप लेंगे तो भी टॉर्क का फार्मूला यही निकल के आएगा। हमने ये थोड़ा सा इजी रहे, समझने में इजी रहे, समझाने में इजी रहे, इसलिए ये चीज ली है। सर्कुलर शेप में भी टॉर्क का फार्मूला आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।